दादा साहेब फाल्के जी ने हमारी पहली फिल्म बनाई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। शब्द पे गौर कीजिए, हमने कौन से पात्र को लेके पदार्पण किया? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और आज भी उन्हीं के बरक्स मनोज मुंतशिर जो अभी है, उन्होंने केसरी का एक गाना लिखा, उसकी प्रेरणा भी हकीकत मूवी का वो गाना ही है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, जो हम फोक टेल कहते हैं। तो वहां के एक महान लेखक राजस्थान के विजयदान बेथा, उन्हें प्यार से बिज्जी कहा जाता था। उन्होंने बातारी फुलवारी करके, मतलब जो लोक कथाएं हैं, उन कथाओं को गुलिस्तान मतलब बगीचे के रूप में, उन्होंने उसकी अलग अलग कहानियां डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने पूरी उसकी कहानियां लिखी हैं, राजस्थानी से हिंदी में। उन कहानियों में से कई कहानियों पे फिल्में बनी हैं और एक से बढ़कर सब प्राचीन भारतीय साहित्य की बात करें तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे वेद महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत हुआ, पुराण, नाट्य ग्रंथ, जैसे आप बोले भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। अच्छा। है ना, मानते हैं भाई पंचम वेद हो तो ऐसा ही होगा, सारे समग्र सृष्टि का नाट्य अभिनय। तो वैसे बहुत कुछ आ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि साहित्य की शुरुआत बहुत बहुत पहले हुई है, सिनेमा से भी पहले, और उसका अभी तक भी मतलब चले आ रहा है। अभी भी रामायण महाभारत का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, अभी लोग इंस्पायर हो रहे हैं वही पुराने बातें पढ़ के, नाट्य शास्त्र वो सब। तो उसके बारे में आपका ओपिनियन? देखिए, सिनेमा को जब हम कहते हैं ना बच्चे, तो हम सिल्वर स्क्रीन पे उसकी जो प्रेजेंस आई, जैसे हम कहते हैं कि दादा साहब फाल्के जी ने यहाँ पे 1911 से 13 के बीच में लाने के लिए भगीरथ प्रयास किया, इसलिए शब्द सही इस्तेमाल होगा, है ना, बड़े संघर्ष किए उन्होंने, और उसके लिए वो बहुत अच्छी मूवी भी बनी है, हरिश्चंद्र की फैक्ट्री। हाँ। तो हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति कितना पैशनेट होता है कोई मूवी बनाने के लिए, है ना, वो जुनून दिखता है वहां पे। उसी तरह से जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई तो क्या था मनोरंजन के लिए, तो प्रस्तुतिकरण के लिए क्या था, तो लोक कलाओं में हुआ करता था कठपुतली का खेल। हाँ। फिर और होते थे चारण भाट, वे गाकर राजा का गुणगान करते थे। रासो साहित्य उसी तरह से है, पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान की जो हम कहानी पढ़ते हैं सुनते हैं, तो वही है रासो चारित्र। अलग अलग राजाओं की कहानियां, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके दरबार के जो राज दरबारी कवि हैं, वे हिंदी के कवि रहे हैं, कवि भूषण। उन्होंने जो शिवा बावनी लिखी है, कोई सिनेमा की सिल्वर स्क्रीन उसे नहीं दिखा सकती। जो शब्दों का, जो शब्द ब्रह्म का नाद हम कहते हैं ना, कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना लेके दुश्मन पे चढ़ाई करने के लिए अपने किले से निकले हैं, बस इस एक सीन को उन्होंने जो लिखा है, उसे आप पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मुर्दे में जान आ जाएगी। ये शब्द का जादू, ये साहित्य का जादू। तो साहित्य सृष्टि बनी तब से है, ब्रह्मनाद है कवि के रूप में, ईश्वर संभवतः हमें कुछ अच्छी चीजें दिखाने के लिए, जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो धूप जलाते हैं, है ना, अगरबत्ती की महक होती है, बस वैसे ही कवि और उनकी शायरी, उनकी ये रचनाएं, सारे के सारे धर्म ग्रंथ अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कविताओं के स्वरूप में है, इसलिए उनमें गेयता है, गाया जाता है। और ये प्रस्तुतिकरण का एक जो हिस्सा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, वो है सिनेमा। हो सकता है जैसे पुराने इसमें हम देखते थे ना कि सिल्वर स्क्रीन, अभी एक जैसे रिसेंटली मूवी आई छेला शो, है ना, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, कि वो सिनेमा बच्चे को आंदोलित करता है, वो देखता है थिएटर में जाके कि एक रोशनी सी आ रही कहीं बक्से में से, और वो स्क्रीन पे दिख रही है, सब स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, वो उस रोशनी की तरफ देख रहा है,
फिर वो वहां पे जाके उसको एक नई दुनिया उसकी इवॉल्व होती है ना। और वैसे ही आजकल हम कैसे देखते हैं, फिल्में थिएटर में जाएंगे तो वो लोग डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने पूरा, तो ये स्वरूप बदलता जा रहा है। हो सकता है कल को हम कुछ और तरीके से फिल्में देखेंगे, जैसे ओटीटी वगैरह तो है ही है ना, हर एक व्यक्ति तक पहुंच गया है, तो फिल्में हम देखेंगे, स्वरूप टेक्नोलॉजी वो सब आएगा, तो सिनेमा रहेगा प्रस्तुतिकरण के रूप में। साहित्य हमेशा से था, है और रहेगा। सिनेमा के स्वरूप बदलेंगे, साहित्य वही है, वो अपने मयार के साथ वैसे ही मौजूद रहेगा। तो जितने भी पुराने लेखक रहे हैं, नए हैं, अभी जो आने वाले लेखक हैं या जो उभर रहे हैं लेखक, उन सभी के अंदर वो शुचिता, वो एक महानता, वो अमरता, शुद्धता रहेगी। उसमें से अच्छाई लेकर, निर्शीर विवेक, देखिए बुराई हर जगह होती है, उसमें से आप अपने सद्विवेक का सहारा लेकर, अच्छाई लेकर सिनेमा को प्रस्तुत कर दीजिए, सिनेमा का दर्जा बढ़ जाएगा। जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ही एक कहानी है काबुली वाला, आप उस कहानी को पढ़िए, और काबुली वाला नाम से हिंदी में फिल्म है बलराज साहनी जी द्वारा अभिनीत। दोनों चीजें आप चाहे कहानी पढ़ो या उस मूवी को देखो, दोनों को पढ़ते देखते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी आंखें नम हुई, कब गंगा जमुना बहने लगी, कब आप उस काबुली वाले की उस वेदना से, उसके अपनी बेटी के प्रति जो चाह है, वो जो एक सभी को भावुक कर देती है वो सोच, तो यही जादू है, ये हमेशा बना रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहित्य के बाद सिनेमा नहीं, साहित्य अपने प्रतिष्ठा के में है, सिनेमा अपने दौर में है, और सिनेमा हर बार अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। साहित्य का अपना एक गरिमा है, वो हर बार वरद हस्त ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो इससे सिनेमा का महत्व कम नहीं होता है, सिनेमा के स्वरूप में वो अपने आप को निखार रहा है, अपने स्वरूप को और बेहतर रूप से पेश कर रहा है, वही चीज। जैसे अभी हमने मुगले आजम का जिक्र किया था, उसमें जो डायरेक्टर थे उनकी दिली ख्वाहिश थी कि पूरी मूवी को मैं कलर में बना। एक तो 15 साल का वक्त लगा, बजट शूट हो गया, लेकिन वो कर नहीं पाए। एक ही गाना कर पाए, प्यार किया तो डरना क्या। जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी हम देखते हैं ना, उसमें एक ही वो गाना है जो कलर में है, और उसके लिए जो उस समय उन्होंने 1960-65 के दौर में उन्होंने जो लाखों करोड़ों खर्च किए, तो सोचो पूरी मूवी के लिए कितना। उसमें बहुत सारी रिसर्च की गई, और बाद में 2004-05 में उस मूवी को पूरा वापस से कलर में बना के रिलीज किया गया, तभी भी हिट हुई। लेकिन डायरेक्टर साहब नहीं थे ना, उस डायरेक्टर के नजरिए से जो इतना जुनून से उस मूवी को बना रहा था, अगर उसे वो धन मुहैया होता, अगर वो उसे कलर में बना पाते, तो आज संभवतः हॉलीवुड हमारे पास उम्मीद से देख रहा है ना। हॉलीवुड हमारा कोई बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, है ना, हिंदी फिल्म उद्योग। सर, अभी हम कंक्लूजन पे अगर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि साहित्य और सिनेमा दोनों का बहुत बड़ा भविष्य, बहुत उज्जवल भविष्य है। तो नए नए टेक्नोलॉजीज आने के कारण साहित्य और सिनेमा दोनों में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या ये भविष्य कैसा होगा, कितने दौर तक टिकेगा, या फिर अगर नहीं टिका तो उसे प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं दोनों साहित्य और सिनेमा को? तो इस बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बहुत सुंदर बात कही आपने कि साहित्य अपना स्वरूप बदल रहा है। किस रूप में बदल रहा है? साहित्यकार तो वैसे ही, लेकिन नए नए जो लेखक आए हैं उनकी कहानी कहने की जो अदा है वो अद्भुत है ना। वे अपनी बात को कितने रोचक ढंग से कह पा रहे हैं, कितने दिलचस्प तरीके से पेश कर रहे हैं। कई बार वे खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार वे सामान्य जन भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार वे इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, हिंदी इंग्लिश। बात वही है कि अपने विचारों को, अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक सहजता से कैसे पहुंचाएं।
है ना। अगर किताबी भाषा का ही प्रयोग करते रहेंगे तो फिर वही दफन हो जाएगी वो भाषा, तो फिर उद्देश्य नहीं होगा पूरा, है ना। तो साहित्यकार भी अपनी सोच, अपना दायरा बदल रहे हैं। हर बार हम साहित्य के नाम पे सिर्फ प्रेमचंद जी को ही पढ़ें, क्या जरूरी है? क्यों नहीं हम नए लेखकों को पढ़ें? अगर हम पढ़ेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे नहीं, तो फिर वे कैसे उभर के प्रेमचंद बनेंगे? प्रेमचंद जी भी तो कभी नए थे, उन्हें भी तो लोगों ने पढ़ा है, कृष्णचंद्र को भी पढ़ा है, कृष्णा सोक्ति को भी पढ़ा है, भीष्म साहनी जी को भी पढ़ा है। तो हमारे अंदर एक बेंचमार्क इतना बड़ा है कि हम नयों को पढ़ते हैं, हमें वापस से पढ़ना भी होता है तो हम किसी पुराने लेखक की ही रचना पढ़ लेते हैं, थोड़े नए को भी एक्सप्लोर करें। वो आजकल कितने सारे टेक्नोलॉजी के ई बुक के फॉर्म में है, ऑडियो बुक के फॉर्म में है। लेकिन पढ़ने की प्रवृत्ति अगर समाज त्यागेगा तो समाज अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अब एक अंतर समझिए कि कई बार आप और हम कहें कि अरे आज मूड नहीं है, चलो मूवी देख लेते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहेगा आज मूड नहीं, चलो थोड़ा नॉवेल पढ़ लेता हूं। असंभव। यानी आप मन बहलाने के लिए मूवी देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो, लेकिन भर्तृहरि ने कहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गश्ति धीमता, काव्य शास्त्र और विनोद के बिना जिसका समय बीतता है, के बिना जिसका समय बीतता है, सोचिएगा, काव्य के बिना, शास्त्र धर्म चर्चा के बिना, धर्म ग्रंथों की चर्चा के बिना, या विनोद हंसी मजाक, इसके बिना अगर किसी का समय बीतता है तो समझे कि वह पशु है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं, है ना। अब जरा सोचो, उपन्यास पढ़ने के लिए, कोई नॉवेल पढ़ने के लिए, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए, कोई कविता पढ़ने के लिए आप पहले तो मानसिक रूप से तैयार होंगे और कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। ऊपरी तौर पे मन बहलाव के लिए तो सिर्फ बुक सामने, फिर आप कुछ सोच रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वाकई में जेन्युइनली आप अगर कह रहे हैं कि मैं बुक, उपन्यास मुझे पढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो क्या करना होगा? उसकी गहराई में उतरना। आप ऐसे पार्शियल व्यूइंग, पार्शियल रीडिंग नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे। कर रहे हो तो वो आपका समय डेड इन्वेस्टमेंट है। आप फिर उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, आप संभवतः ऐसे ही समय बिता रहे हैं। मूवी देखते हुए आप फोन चेक कर सकते हो, है ना, बाहर चले गए, गाना चल रहा है, पसंद नहीं, निकल गए, देखते हैं ना हम कई बार आते जाते। लेकिन साहित्य के साथ ऐसा नहीं, लोग आज भी उसको वही सम्मान देते हैं, वही गरिमा। मंदिरों में बुक्स क्यों रखी है? धर्म ग्रंथों की। तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस लिखी तो क्या ये सोच के लिखी थी कि लोग इसे पूजें? नहीं, उनकी एक भक्ति की शुद्धता थी, वो उस सोच में थे, उन्होंने वो चीज रची और लोगों ने उसकी शुद्धता से कनेक्ट किया अपने आप को, उसकी पाकीज़गी से अपने आप को जोड़ा। और कोई भी किताब, अब कबीर आए और वे कहें अरे मेरी बुक बेस्ट सेलर में है क्या? मीराबाई ने कभी सोचा अरे मेरे बुक्स पे कितने रिव्यू कमेंट आ रहे हैं? नहीं, वो इतनी महानता के प्रेम गीत उन्होंने लिखे हैं। मीराबाई ने अपने समय की सबसे बड़ी विद्रोही महिला हम कह सकते हैं। सोचिएगा, उस सामंती प्रथा वाले समाज में जो उन्होंने, मीराबाई ने जीवन जिया है, वो नारी सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट का सबसे बेमिसाल उदाहरण है। बिल्कुल। एक राजमहलों की रानी विधवा होने पे भी इस तरह से सन्यासिनी बन के जीवन जीती है और उन सारे चैलेंजेस का सामना करती है और फिर भी अपनी भक्ति से कोई समझौता नहीं। और वही कृष्ण पाने के लिए कृष्ण की मूर्ति में एक रूप हो जाती है, समा जाती है। सोचिए, तो साहित्य हमेशा सर्वोपरि है। सिनेमा उसके साथ पाने से, जैसे कंचन कस्तूरी वाली जो बात होती है ना, पारस, एक पत्थर छुए और पारस सोना बन जाए, है ना, तो उसी तरह से जब जब सिनेमा साहित्य का साथ करेगा
तो उसकी वजह से साहित्य का सम्मान नहीं बढ़ेगा, सिनेमा का अपना सम्मान बढ़ेगा। जब जब साहित्य से दूरी बनाएगा सिनेमा, ये तय है कि सिनेमा हमेशा पतन की तरफ, उसका डाउनफॉल दिखेगा। और ये हुआ है, जब जब उनकी नैया डूबी है, उन्होंने डूबते को तिनके का सहारा, मदद के लिए हमेशा साहित्य की तरफ हाथ बढ़ाया है और साहित्य ने बकमाल उनका साथ दिया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि साहित्य और समाज, साहित्य और सिनेमा, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन साहित्य का जो वर्चस्व है वो हमेशा था, है और रहेगा। सिनेमा और समाज इन साहित्य की वजह से फलते फूलते अपने आप को समृद्ध करते रहे। सर थैंक यू सो मच। मैं तो सुनते ही रह गई थी और ये सब भी, और हमारे ऑडियंस भी सुनते ही रह गया आपको। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।